हाँ जी दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई को फोकस कर रहे हो और अपने May 25 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो और मैं सी इंटर के दोस्तों जिनका पेपर वन एडवांस अकाउंटिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट कर चुके प्रिपरेशन या तो रिवाइज आप लोग कर रहे हो, तो आज ये वीडियो का मेन मुद्दा है, मोटो है कि हम लोग किस तरीके से एडवांस अकाउंट्स में प्लान करेंगे और आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है ताकि आप सिर्फ 40 के लिए फाइट नहीं करना है, आपको फाइट करना है उस मार्क्स के लिए जिससे आपका एक्स्ट्रा मार्क्स आए और आप कोई दूसरे लॉ के सब्जेक्ट हो या तो कोई दूसरे सब्जेक्ट हो जिसको आप आराम से एडवांस अकाउंट्स के स्कोर से सेट ऑफ कर पाओ। तो यही हम लोग का मोटो रहेगा और लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि नॉट ओनली के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका या तो क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, बट ऑल्सो आपका स्ट्रेटेजी क्या बनने वाला है। मतलब हमने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है और कहाँ कैसे कौन सा टॉपिक से पूछता है और आपके लिए May 25 के एग्जाम के लिए आपके लिए क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अल्टीमेट ब्रेक एंड मेक वाला स्ट्रेटेजी, जहां से हम लोग सीखने वाले हैं भाई एडवांस अकाउंट्स में 60+ कैसे लाना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखो कि 3 टर्म का मैंने पेपर एनालिसिस किया, May 24, September 24 एंड Jan 25 का। इस तीनों पेपर टर्म के एनालिसिस करने के बाद समझ में जो आया कि इंस्टीट्यूट आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो होता है वो हर बार पूछते और वहां से ही पूछते और कुछ कॉमन टॉपिक से भी पूछ लेते। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि Jan 25 के टर्म में अगर हम देखें तो Jan 25 के टर्म में आपको 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6 मतलब टोटल आपका 6 क्वेश्चन होता है 70 मार्क्स का, बाकी 30 तो आपका एमसीक्यू होते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन में आप देखोगे पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, A, B एंड C। उसमें आपसे पूछा गया था एज 20 के बारे में क्वेश्चन, 19 के बारे में क्वेश्चन और एज 15 के बारे में क्वेश्चन, 5, 5, 4। और अगर वही चीज आप सितंबर में देखोगे तो आपसे 26, 15 एंड 22 मतलब आपका एज से ही क्वेश्चन 1 पूछता है और ब्रेक करके 4, 5 से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन May 24 में आपका जो फर्स्ट टर्म था न्यू सिलेबस का, वहां पे आपका एज 16 एंड 2 आपसे पूछा था, जहां पे 7 एंड 7 मार्क्स का आपसे पूछा गया था। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में जो मोस्टली हम लोग फॉलो करें एक ट्रेंड सा, एक देखो एक ट्रेंड सा है। May 24 में आपसे पूछा गया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे 14 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था विद जर्नल एंट्रीज। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपसे पूछा गया जहां पे 14 मार्क्स था September 24 में। वही आपका Jan 24 में देखोगे तो आपसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा गया था। तो दोस्तों क्या समझ में आ रहा है कि इस बार फंसने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इस तरीके का ट्रेंड फॉलो करेंगे इंस्टीट्यूट तो एफएस आपका फंसने वाला है जरूर, एकदम पक्का ये बात। अब आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कॉमन आता है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी 3 और 1 का है। 3 नंबर क्वेश्चन का जो पॉइंट ए उसमें आपका एस आपका पूछा गया था 29 से क्वेश्चन 7 मार्क का। September 24 में आपसे कैश फ्लो पूछा गया था ए नंबर क्वेश्चन में 7 मार्क का और A7 May 24 के क्वेश्चन में पूछा गया था 7 मार्क का। और अगर बी क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे कैश फ्लो पूछा गया था Jan 25 में 7 मार्क का, बाईबैक 7 मार्क्स का सितंबर में और May 24 के टर्म में कैश फ्लो। तो आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है, कॉमन देखो आपको कैश फ्लो समझ में आएगा। तो कैश फ्लो दोस्तों आपके लिए बहुत कॉमन है, तो आप 7 नंबर के लिए कैश फ्लो का अपने हाथ में एकदम जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करके रख सकते हो। कंफर्म 7 मार्क, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन बहुत इजी पूछते हैं। आपसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन वहां से पूछते हैं दोस्तों। अब आ जाइए क्वेश्चन 4, 5। तो दोस्तों क्वेश्चन 4 एंड 5 जो है ना, अब स्टडी करने के बाद पता चला कि क्वेश्चन 4 से आपको अमालगमेशन हर टाइम पूछता है, क्वेश्चन 5 में आपको एज 21 मतलब कॉन्सोलिडेशन हमेशा देता है। तो ये 4 और 5 नंबर जो है उसमें आपको कॉन्सोलिडेशन और अमालगमेशन ही मिलेगा। देखिए यस, इंस्टीट्यूट पैटर्न चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप लास्ट 3 टर्म का पेपर ट्रेंड फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप देखोगे कि यहाँ पे अमलगमेशन एंड कॉन्सोलिडेशन ही पूछता है। तो दोस्तों आपको अमलगमेशन कॉन्सोलिडेशन बहुत अच्छे से करके जाना है ताकि यहाँ से आपको 28 मार्क्स का एक बड़ा सा स्कोर मिल जाए। ओके, उसके बाद आप अगर 6 नंबर क्वेश्चन में आते हो, 6 नंबर क्वेश्चन में आपको मिसलेनियस टॉपिक से पूछा जाता है इंक्लूडिंग एएस एंड ब्रांच अकाउंटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो सी पॉइंट है ना, मैं आपको पहले सबसे पहले सी नंबर क्वेश्चन, सी पॉइंट नहीं सी नंबर क्वेश्चन, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों सी नंबर क्वेश्चन में आप अगर देखोगे Jan 25 में वहां पे इंडिपेंडेंट ब्रांच पूछा गया था और आपका सितंबर में आपका नॉर्मल ब्रांच पूछा गया था जहां पे आपका स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला था, और आपका May 24 में आपको फॉरेन ब्रांच से पूछा गया था। तो आप गाइस कैश फ्लो 3 नंबर के क्वेश्चन में और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको ब्रांच, ये दोनों चीज मोटा मोटा आपका कॉमन है। तो आपको 7 और 6 कितना 13 मार्क्स का मोटा मोटा हिट मिल जाएगा। ये दो इजी चैप्टर भी कर लेते तो आपको 13 मार्क्स आराम से इजीली यहां से मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आपको ब्रांच अकाउंटिंग कंफर्म मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसके बाद आप देखो बाईबैक। तो गाइस अगर हम ए नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे एस 18 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया था Jan 25 में, मतलब और था क्वेश्चन में एस 18 था, उसके साथ और था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद आपका एस 13 था और एस 2 था सितंबर में, और एस 19 एंड 20 मतलब और वाला क्वेश्चन आता है ए नंबर क्वेश्चन में 6 का ए में, वहां पे मोस्टली आपका ए से ही पूछा जाता है और ये 4 मार्क का ही होते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में आपको जैन में पूछा गया था बाईबैक से क्वेश्चन, उसके बाद आपसे पूछा गया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन, उसके बाद आपसे पूछा गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन, जहां पे आपको ये हटका वाला क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा अलग क्वेश्चन था, जहां से आपको डिविडेंड कितना कैलकुलेशन करना मतलब दे देना है, उसको कैलकुलेट करके आपको बताना, जहां पे 4 मार्क्स था। तो दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन आपको क्या समझ में आया? 6 नंबर के क्वेश्चन आपको समझ में ये आ गया कि दोस्त यहाँ से आपको मिलने वाला है बाईबैक का क्वेश्चन, या तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या तो छोटा छोटा, मतलब अगर मान के चलिए इस बार 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिट करता है तो आप कंफर्म हो जाओ कि 6 नंबर क्वेश्चन में आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दिखने वाला है, और बाईबैक हो सकता है आपको दिखे 3 नंबर के क्वेश्चन में या तो 6 नंबर के क्वेश्चन में हिट से। तो दोस्तों ये पेपर ट्रेन एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आता है कि दोस्तों आपको 4 और 5 में अमलगमेशन कॉन्सोलेशन करके जाना है, और आपके लिए ब्रांच एकदम ब्रह्मास्त्र टाइप का है और कैश फ्लो आपका ब्रह्मास्त्र टाइप का। ये चारों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 टॉपिक्स आपका कवर हो जाता है 41 मार्क्स इटसेल्फ। तो गाइस अब समझते एक बार, 2 मिनट लगेंगे कि गाइस आपको पूछा कहां से, मतलब कौन सा पोर्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो अमलगमेशन हो, चाहे वो कॉन्सोलेशन हो, चाहे वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो। चलिए दोस्तों एक बार एनालिसिस करते हैं। अभी तक आप देखोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 मैंने यहाँ पे देखो राइट साइड में आपको हाईलाइट करके रखा है, ठीक है, हाईलाइटेड टॉपिक। ये वाला जो आपका एक्सेल शीट है ना, ये मैं अपने कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा मेरा गूगल ड्राइव का, वहां पे आप क्लिक करके ये वाला डाउनलोड करके अपने हिसाब से यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नो दैट भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तब आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस भी कर सकते हो और अपने तरीके से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो देखो एज 29 सॉरी एज 20 19 एंड 15 यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 20 से कि आपको बोनस ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है। अच्छा इसको मैं ठीक कर दो, बोनस ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है, तो बोनस ड्यूरिंग द ईयर जो है, उसके बाद कन्वर्शन इनटू डिबेंचर, तो आपको बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है बोनस एंड कन्वर्शन को कंसीडरेशन करने के बाद। तो एज 20 से यही पूछा गया था लास्ट 3 टर्म के। एज 19 में आपको डेफिनेटली लीज का आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज है, उसके साथ आपको अन फाइनेंस इनकम, मतलब 2 बार क्वेश्चन पूछा है ना, 2 बारी क्वेश्चन में आपको अन फाइनेंस इनकम निकालने के लिए बोला गया था। एज 15 में आप देखोगे तो आपको बेनिफिट प्लान एंड डेफिनेटली आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है, या तो आपको कुछ फेयर वैल्यू ऑफ द बेनिफिट प्लान, आपको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एज वेल एज आपका जो फेयर वैल्यू है आपका करें क्लोजिंग में, उसको देने के बाद आपको पूछा गया कि भाई डिफाइंड बेनिफिट प्लान कितना बनेगा, आप कैलकुलेट करके बता दो, ठीक है। तो ये एज 15 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। अब आ जाओ आप एज 29। एज 29 से आपको एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया, जहां से आपको पूछा गया कि आपको प्रोविजन कितना करना है वारंटी के लिए और आपको पीएल में कितना चार्ज करना है। तो ये एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन था, आपको प्रोविजन ही पूछा गया था और आपको पीएल में चार्ज करने के लिए। अब नीचे आ जाते थोड़ा बस समझ लेते हैं एज 26 से क्या पूछा गया था। आपको एज 26 में आपको जनरल एंट्रीज पूछा गया था रिगार्डिंग द अमोर्टाइजेशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट, इजी वाला क्वेश्चन था। एज 15 में आपको अगेन एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिटर्न, ऊपर में भी एज 15 में लिखा था, नीचे में भी लिखा है, मतलब आपको मोस्टली एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिटर्न के बारे में ही पूछा जाता है एज 15 से। एज 22 पूछा गया था, जहां पे आपको कैलकुलेट डिफर्ड टैक्स एसेट एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के बारे में पूछा गया था। एज 30 में आपको बोनस एंड राइट एंटाइटलमेंट देने के बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का एक जर्नल ट्रांजेक्शन दिया गया था कि आप जर्नलाइज कर दो इसको। तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि एज से कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर्टिकुलर देखो सब टॉपिक से पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को, बच्चे को, दोस्तों को प्रॉब्लम होता है, वहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछते हैं। और अब आ जाओ बिग टॉपिक में, अब चलते इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों मोस्टली यहाँ से आपसे जर्नल पूछा जाता है और आपको मल्टीपल एडजस्टमेंट दिया जाता है, मतलब मान के चलो कि आपको 10-12 एडजस्टमेंट दिया जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन को लेंदी कर देगा। अगर 14 मार्क्स का होगा उसमें आपको पूछा जाएगा डिवेंचर होल्डर ने वेव अप कर दिया, उसके बाद आपने शेयर सरेंडर कर दिया, या तो क्रिएटर ने कुछ वेव करके उसके बाद उनको इक्विटी शेयर दे दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। अगर छोटा क्वेश्चन होता है तो आपको 2 से 3 एडजस्टमेंट देने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आप इसका जर्नल करके दिखा दो। मोस्टली आपका बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए बोलते हैं आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन। अब अमल कमीशन में आ जाइए, आपको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, आपको शेयर होल्डर अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू पीसी कैलकुलेट आपको करने के लिए पूछा जा सकता है, या तो आपको पीसी क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सिंपली जर्नलाइज करना है सारे ट्रांजैक्शंस को रिगार्डिंग द अमल कमीशन अब्जॉर्प्शन, एंड उसके बाद आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए पूछ सकते हैं आपसे इंस्टीट्यूट। अब आ जाइए कॉन्सोलिडेशन में। दोस्तों कॉन्सोलिडेशन में आपको
मोस्टली अभी तक आपको तीनों टर्म में क्वेश्चन जो पूछा गया था वहां पे मोस्टली आपको बहुत इजी वाला क्वेश्चन दिया था। इंटर कंपनी डेट मतलब सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर, होल्डिंग का क्रेडिटर जो है वो है आपका सब्सिडियरी, और सब्सिडी का डेटर जो है वो है आपका होल्डिंग। लाइक इस तरीके से कुछ बेसिकली आपसे पूछा गया था, ठीक है, इंटर कंपनी डेट के बारे में। उसके बाद आप देखोगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, मतलब आपका जो होल्डिंग जो है उन्होंने स्टॉक बेचा था सब्सिडी को, या तो सब्सिडी ने होल्डिंग को बेचा था, वहां पे कुछ जो स्टॉक है जो भेजा गया था वो प्रॉफिट में सेंड किया गया था। तो इसके रिगार्डिंग आपको अनरियलाइज प्रॉफिट को अनलोड करना है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो ऑलमोस्ट तीनों टाइप ऑफ एडजस्टमेंट मैंने देखा एक्चुअली आफ्टर एनालिसिस ऑफ द पेपर ऑफ द थ्री टर्म। तो ये मोस्टली पूछा जाता है, या तो आपको बोनस भी पूछ सकते हैं या तो आपको डिवेंचर से भी पूछ सकते हैं। आप रेडी रहना कि कुछ भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये तीनों एडजस्टमेंट आपका कॉमन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है आपसे। उसके बाद आप आ जाइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जहां पे इस बार बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, तो आपको गाइस हो सकता है कि आपको इस बार मिलने वाला है ऑलमोस्ट आपको 14 मार्क्स, जो 2 नंबर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट पीएल प्रिपरेशन करने के लिए पूछ सकता है, एज वेल एज आपको छोटा सा पीएल बनाने के लिए बोल सकते हैं, तो बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपको अगर छोटा क्वेश्चन प्रोवाइड होगा तो आइदर पीएल और बैलेंस शीट, अगर आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोवाइड होगा तो आपको बैलेंस शीट पीएल दोनों पूछा जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। आ जाइए दोस्तों बाईबैक में। अगर आप बाईबैक फॉलो करते हो तो बाईबैक में मोस्टली आपको जर्नल्स पूछे जाते हैं कि बाईबैक का जर्नल करते जो इस बार भी पूछा गया था और बहुत ईजी था। बाईबैक के बारे में क्वेश्चन आपको जब भी पूछा जाता है ईजी होता है। और लास्ट टाइम जब बाईबैक का क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर में, उस टाइम से आपसे पूछा गया था 7 मार्क के लिए कि मैक्सिमम पॉसिबल बाईबैक, मतलब आपको वो तीनों टेस्ट करना पड़ेंगे, तीनों टेस्ट करने के बाद आपको मैक्सिमम पॉसिबल बाईबैक कितना होगा वो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। तो ये था कुछ बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द पेपर मतलब एनालिसिस फॉर द लास्ट फ्रीडम, जिसके हिसाब से आप अपने मन को समझा सकते हो कि हाँ यहाँ से टॉपिक आ सकता है और इसको आपको पढ़ना है। अब आ जाइए दोस्तों मेन मुद्दे में, जहां पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि दोस्तों आपको मे 25 में क्या क्या चीज के ऊपर ध्यान देना है विद रिगार्ड टू द टॉपिक एज वेल एज आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो दोस्तों मैं आपको अगर बोलूं कि आपको अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है तो दोस्तों आपको जरूर आपको कंसोलिडेशन अमलगमेशन करके जाना है, वहां से 28 मार्क्स आ जाएगा 14 एंड 14। उसके बाद इस बार जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के जरूर जाना है 14 मार्क्स। आप कैपिटल रिडक्शन मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर आप देख के जा सकते हो आराम से, उसमें 4 मार्क्स आने का प्रोबेबिलिटी बहुत बनता है, या तो आपका 14 मार्क्स, लेकिन यस यू कैन डू इट। तो आप मैंने उसको स्किप किया क्योंकि वो बार बार आते हैं तो और भी हो सकता है। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा ईजी हो जाते हैं। उसके बाद आपको 2 टॉपिक तो पढ़ के जाना है, एक होता है आपका ब्रांच, एक होता है आपका क्या नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आपको 7 और 6 13 मार्क्स आपका एकदम कंपलसरी आएगा, तो आपको करके जरूर जाना है। तो अगर कुल मिला के अगर ये 5 टॉपिक में देख लूंगा तो आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 55 मार्क्स का कवरेज मिल जाएगा आउट ऑफ 70 का। तो दोस्तों आप सोचो 30 मार्क्स एमसीक्यू थे, उसके अलावा भी आपको यहाँ से वेटेज बहुत हाई मिलने वाला है। आप आ जाइए दोस्तों मेन मुद्दे में, जहां पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या पढ़ना है रिगार्डिंग द एमसीक्यू एज वेल एज फॉर द आपका जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 14x5 का। तो दोस्तों आप अगर देखोगे तो आपको रिपीटेड जो एस है, मैं आपको रिपीटेड एस के लिए बोलूंगा एस 7, 16 और 19, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। अगर आपको एस रिपीटेड देखना है मतलब बार बार आ चुका है, ऑलमोस्ट लास्ट 3 टर्म में आ चुका है, तो आपको एस 7, आपको 16 एंड आपको 19 जरूर पढ़ के जाना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि फर्स्ट टाइम से पूछा गया था टिल नाउ फ्रॉम द लास्ट 3 टर्म नहीं पूछा गया था, तो उसमें आपको एस 4, 9, 10, 11, 12, 21, 25, 28 ये आपका टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल आपका जो 8 एस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप देखोगे तो मैंने हाईलाइट करके रखा है बोल्ड में 10, 12 एज वेल एज 28, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो तीनों का आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है दोस्तों। देखो एज 21 जो आप एक्चुअल में फर्स्ट टाइम नहीं है, ये बार बार पूछते रहता है, कॉन्सोलेशन ही पार्ट है, तो मैंने इसको यहाँ पे डाला क्योंकि आपको पूछेगा एज 21 से, लेकिन आपको जरूर जो पूछ सकते हैं इस बार 10, 12 एंड 28 से। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको इस बार आप बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करके इंप्लीमेंट करोगे एग्जाम हॉल में और आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे दोस्तों। ये मेरा दुआ है, श्री कृष्ण से मेरा प्रे है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपको अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड करके एग्जाम हॉल में उसको इनपुट को कन्वर्ट करने में आउटपुट में जरूर हेल्प करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप सो अगर आपको बहुत ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा विद रिस्पेक्ट टू द एनालिसिस एंड मे 25 में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी है, तो गाइस प्लीज ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है वो मेरे लिए मतलब आगे जाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी है। और आप लोग अच्छा करोगे ये मेरा एक्चुअल में हमेशा मोटिव रहता है कि आप लोगों के लिए कुछ भी नया चीज़ लाऊं, जितना हो सकता है एनालिसिस करूं और आपके लिए कुछ नया चीज़ फ्रेम करके डालू सिस्टम में, ताकि आप लोग इससे भरपूर एंजॉय कर सको और अपना भरपूर बेनिफिट पा सको। तो
दोस्तों एंड ये प्रॉमिस कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि भैया मैं पूरा अपना 100% एकदम जी जान लगा के मन लगा के पढ़ूंगा और 100% एकदम एग्जाम पे दे के आऊंगा दोस्तों। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग द टाइम अच्छे से मन लगा के पढ़ो एंड प्लीज 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 कोई भी फोकस से इधर उधर मत हटकना, जो भी है उसमें फोकस रहना। तो मुझे लगता है कि जब एग्जाम का टाइम आता है मुझे लगता है कि मैं एग्जाम देने वाला तो मैं कभी कभार फंबल भी हो जाता हूँ और टेंशन भी हो जाता है। ठीक है कि आप लोग अच्छा करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जहाँ पे सब कुछ आपका दांव में लग जाता है और आपको दांव से खेल के बाजी करके तरह जीतना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कीप स्टडी एंड फोकस ऑन योर गोल वॉट एवर यू आर डूइंग गाइस। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों। योर सीए संजय भैया।